तो फ़र्क है टेक्नोलॉजी में। जब देश आगे बढ़ रहा है तो मैं नहीं समझता हूँ कि हम किसी से कम हैं, बट ये है कि हाँ, जो चीज़ हमारे टाइम पर थी, हमने उन हथियारों से जो काम किया है उससे देखो 71 की लड़ाई भी हमने जीती है, उससे पहले 65 की लड़ाई भी हमने पाकिस्तान से जीती है, तो ऐसा नहीं है। और कारगिल का युद्ध भी हमने जीता है, 3 लड़ाई तो पाकिस्तान से हम जीत चुके हैं। तो आज की तारीख में तो हम विश्व में सबसे श्रेष्ठ सेनाओं में हैं, और हमारे जितने भी ट्रूप्स अन्य देशों में जाते हैं सब नाम कमा के आते हैं, चाहे वो अंतरिक्ष सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो, चाहे बाह्य दृष्टि की सोच में, हम सब सक्षम हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि जो हमारे सैनिकों में जोश बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरुणाचल में एक्चुअल में सबसे बड़ी समस्या है कि पहले हम लोगों के पास सड़कें नहीं थी, तो जो जहाँ पे 62 के दौरान अपना जोगिंदर हिल है, उसके आगे एक पहाड़ी है अपना, उसमें क्या था कि हम लोग पैदल मार्च करते थे और उनके पास संसाधन थे कि उनकी गाड़ियाँ देखिए सीधे बॉर्डर पर पहुँचती थी, तो अपना सामान लेके जल्दी, और हम लोग बहुत डिले होते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज तो हमारे अरुणाचल के अंदर पूरी जो है हमारी जो सेना है वो पूरा टॉप में है, क्योंकि गाड़ियों का संसाधन हो गया है, रोडें बन गई हैं, जिनको हम कैरी करके अम्यूनिशन को ले जाना, गाड़ियों को ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता था, आज सब बॉर्डर पर पहुँच रहे, तब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, पहले था कि हमारे टाइम पर जो घसीला एक पहाड़ी थी, वो जो है वहाँ पैदल जाते थे, 2-3 दिन लगते थे हमको पैदल जाने में। आज तो प्रधानमंत्री जी ने इतना कुछ कर दिया है कि हर बॉर्डर में गाड़ी की रोडों का जाल बिछा दिया है, सप्लाई डिपों को अच्छी तरह से कर दिया है, और जवानों के लिए खाने के लिए, वस्त्र के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए, जो पहले हम लोग बड़े मुश्किल से हमको कपड़े प्राप्त होते थे, आज की तारीख में ऐसा कुछ नहीं है। आज तो प्रधानमंत्री जी ने खुले सेना को हाथ दे रखा कि आप जो भी करना अपनी सूझबूझ से करो। पहले तो हमारे हाथ बंधे हुए थे, और हम तो प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सेना को इस कदर बना दिया है कि आज घर में आने के बाद भी हमारे अंदर वही जोश है जो सेना में था। ये तो समय की हालत और वहाँ जो जगह है, हमको किस प्रकार से अटैक करना है, ये तो हमारी प्री प्लान वहीं बताएगी कि जब हम किसी एक्सरसाइज को या किसी वार इंस्ट्रूमेंट को करते हैं, उस टाइम हमारी प्लान क्या होती है, उस टाइम के हिसाब से। देखो अभी हम प्लान कर रहे हैं, हो सकता है कि उस टाइम क्या सिचुएशन होती है, क्या वहाँ के हालात क्या होते हैं, उस हालात को देखते हम अपना प्लान बनाते हैं, और उसमें हमें किस तरह से सपोर्ट चाहिए, आर्टिलरी का सपोर्ट चाहिए, एयर का सपोर्ट चाहिए, हमारी जो पैदल सेना है, इन्फेंट्री बटालियंस हैं, किस तरह से उसको कवर करेंगी, क्योंकि हवाई जहाज़ तो फायर कर देगा, लेकिन उस ज़मीन को जो हमने कब्जा की उसको किस प्रकार से ऑक्यूपाई करना है, वो नीचे इन्फेंट्री वाले करते हैं। आर्टिलरी हमें सपोर्ट करता है, आप उसको ऊपर गोली गिराएंगे हो, लेकिन उस ज़मीन को कब्जा किसने करना है, हमने, ताकि वो दोबारा काउंटर अटैक को हमारे ऊपर न कर सके, इसलिए हम उस ज़मीन को कैप्चर कर देते हैं। तो हम तीनों सेनाओं का भी जब से हमारा सीडीएस बने हैं तब से बहुत अच्छी सहूलियत है कि तीनों सेनाओं का आपस में कोऑर्डिनेट बहुत अच्छा सुंदर है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सेना ने अभी काम किया है और आगे भी करेगी, क्योंकि हमें जो इक्विपमेंट चाहिए थे अभी सफिशिएंट इक्विपमेंट मिल रहे हैं। जो पहले खाने की व्यवस्था, ले जाने की व्यवस्था, पैदल मार्च करना पड़ता था, हम बहुत कम सामान अपने साथ कैरी कर पाते थे, लेकिन आज की तारीख में हमारी जो वाहन है, जो गाड़ियाँ हैं, वो बॉर्डर तक पहुंच रही हैं, तो उसमें हमको एक सहूलियत मिलती है कि हम किसी भी काम को तुरंत कर सकते हैं। पहले हमें अभी यहीं लिटिल साहब उत्तराखंड की बात करता हूँ मैं, उत्तराखंड में हमारे पास मलारी है, मलारी से हमारा बेस कैंप है, वहाँ से हम क्लाइमेट करके आगे निकलते हैं, और रिमखिम हमारी पोस्टें हैं, सुकनू है, माणा है, तो इन जगहों को हम पहले पैदल जाते थे। हमारे आईटीबीपी की जो सैनिक हैं वहाँ पे अपनी पोस्टों पे हैं, लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए आर्मी 12 बार पेट्रोल करती रहती है,
और उनको हर चीज़ के बारे में अवगत कराते हैं कि भाई अभी यहाँ पर इस प्रकार से गतिविधि चल रही हैं, चाइना इस प्रकार से आता है और हम लोग इस प्रकार से जाते हैं। तो इन सारी गतिविधियों के बारे में हमारे आईटीबीपी के जो इंटेलिजेंस वाले होते हैं, हमारे इंटेलिजेंस वाले, वो सबको सूचना देते रहते हैं। उसी सूचनाओं को आगे पर हम आगे प्लान बनाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है और इसमें हमको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। मैंने ये जब निकला था और जब ये आंदोलन चल रहे थे उस टाइम में हमने एक टिप्पणी की थी कि अगर इस योजना को पहले सार्वजनिक किया जाता है बजाय लागू करने से, तो जो त्रुटियां थी वो उसी समय उसका समाधान हो जाता, अब किसी को बोलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और अब हमने जगह जगह स्कूलों में जाके चौपा लगा के इस चीज़ को हमने प्रचार प्रसार किया कि इससे आपको फ़ायदा क्या है। हमारे अभी जो 21 साल में, साढ़े 17 साल में जवान भर्ती होगा एक, और 21-22 साल में वो वापस अपने घर आ जाएगा। तब तो बेरोज़गार था, आज भी बेरोज़गार हो जाएगा। लेकिन अभी सरकार उसको जो है इस तरह मुकम्मल कर देगी। पहली बात तो ये है कि वो अपने 4 साल के ड्यूरेशन में अपने परिवार के बच्चों को बना सकता है, अपने भाई बहनों को बना सकता है, उनकी शादी कर सकता है, मकान की प्रॉब्लम तो उसको दूर कर सकता है, पहला। दूसरा, आने में उनको फिर 11 लाख रुपए का और दिए जा सकते हैं, को अपना कोई भी प्रोजेक्ट लगा सकता है। इसके अलावा भी सरकार उसको और मदद देगी। तीसरा, सरकार ने ये नहीं कहा है कि हम तुमको एकदम धक्का मार के घर भेज देंगे। सरकार ने ये कहा है आप चाहते हो आप आर्मड फोर्स में जा सकते हो, आप आईटीबीपी में जा सकते हो, आप बीएसएफ में जाते हो, सीआरपीएफ में जाते हो। हमारे पास बहुत सारे जो है अन्य सुरक्षा बल हैं, उनमें आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अपना घर का काम करना चाहते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, सरकार लोन देने को तैयार है कि आप एक प्रोजेक्ट लो, अपने साथ में 4 आदमी और जोड़ो, जो कि हमारे सरकार की एक पॉलिसी है कि आप खुद करो और अपने साथ में 4 आदमी और जोड़ो। तो आपको आपके अपने साथ में 4 आदमी को रोजगार और दिया है तब, जबकि आपका संसाधन है। अगर संसाधन नहीं हो तो आप कैसे किसी को रोजगार दे सकते हो। तो ये जो हमारी बेरोजगारी उससे कम करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। हमारी 50% बेरोजगारी खत्म हो जाएगी जवानों की। दूसरा कि हमें आज भी गांव में जो अगर अपना रोजगार करेंगे वो अपनी सुरक्षा की दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर हैं, क्योंकि उनको सेना में ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि कभी भी अगर आंतरिक जो सुरक्षा है उसमें कुछ गड़बड़ी हो तो वो खुद आगे आ सकते हैं। तो देखो 2 काम हो गए, बेरोजगारी खत्म हो गई और आत्मनिर्भर हो गया आदमी कि अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी आत्मनिर्भर है और पैसे के दृष्टिकोण से भी, आर्थिक दृष्टिकोण भी आत्मनिर्भर हो गया। तो ये पॉलिसी बहुत पहले लागू हो जानी चाहिए थी, लेकिन मोदी जी ने इसको बहुत, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको अभी लागू किया है, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। और कुछ लोगों का देखो अभी सब एक जैसे तो नहीं होते हैं। कुछ लोग हैं साहब कि उनको पेंशन, देखो पेंशन 4 साल में किसी को नहीं मिल सकती है, और अगर 4 साल में सरकार पेंशन दे तो सरकार का खजाना तो एक ही दिन में खाली हो जाएगा। 75%, अब जैसे हमारी आम भर्ती होती थी, आम भर्ती जो होती है वो कोटा तो निर्धारित है, इन्हीं में से उनको लिया जाएगा। दूसरा, जो हम बाकी जो सुरक्षा बलों में जो जाते हैं तो उनको ट्रेन सोल्जर मिल रहे हैं। देखो सबसे बड़ी बात तो यह है ना कि आपको चाहे बीएसएफ में जाए, वो सीएसएफ में जाए, सीआरपीएफ में जाए, उनको ट्रेन सोल्जर मिल रहा है। और वो ट्रेन सोल्जर मिल रहा है कि जो ट्रेनिंग वो नहीं लेते हैं, वो ट्रेनिंग यहाँ आर्मी से होकर उनके पास पूरे हथियारों की ट्रेनिंग आम जितने भी हैं, चाहे वो एयरफोर्स से जाएँ, नेवी से जाएँ, अपना आर्मी से जाएँ, तो हर किस्म के आदमी ट्रेन मिल रहे हैं उनको। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। जैसे अभी हमारे आईटीबीपी हमारे इस पर उत्तराखंड के बॉर्डर पर है। अब इनको इन जो 25% आदमियों को अगर हम उसमें डाल दें तो कितनी सहूलतें हैं। उनके पास सारा कुछ अप टू डेट है कि किस प्रकार से हमने आरटी गन का सपोर्ट लेना है, किस प्रकार से हमने उसका सपोर्ट, एयर का सपोर्ट लेना है, किस प्रकार से हमने आपस में अपना ताल्लुकान बनाने हैं। तो सारी चीज़ें अब ये जोशीमठ के इलाके के गांव के लोग रहने वाले होंगे तो उनसे हमको और भी फायदा है, क्योंकि हमारे पास ट्रेन सोल्जर हैं। वो अगर उनको रोज़गार वहाँ मिल जाता है गांव में तो रोज़गार भी करेंगे और हमारी सुरक्षा की दृष्टि से और जो हमारी जो इंटेलिजेंस है उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तब से मैं एक सैनिकों का संगठन मैंने बना है और मेरे को संगठन को बनाने में 4.5 साल लगे।
मैं एक एक घर जाके हर एक जवान के बारे में पूछ के उनसे क्या क्या प्रॉब्लम है, पार्ट ऑर्डर कराना किसी का बच्चे, क्योंकि कई कोई बच्चे जो रिटायरमेंट के बाद होते हैं वो उनको पता नहीं होता है कि यार इनको हमने डॉक्यूमेंट में भी जोड़ना है ताकि उनको उनकी फैसिलिटी मिल सके जो कि किसी आश्रित को मिलती है सैनिक की। और इसी तरह से जो ECH कार्ड बनाने हैं, जो मेडिकल के कार्ड के लिए है, कई लोगों को पता नहीं था मेडिकल कार्ड कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, बहुत पुराने हैं। और उस टाइम के लोग भी अभी तक हैं जिनको कि जब भर्ती होते थे साहब का आपका उम्र कितनी है, साहब 18 साल है, तो उनको अभी आता अपना डेट ऑफ बर्थ का पता नहीं है। तो उनको हमने अब धीरे धीरे करके उनको उनकी जो फैमिली है उनका पार्ट आउट कराया, उनकी फैमिली का सरकार से कहीं का जो है ना, अब आधार कार्ड में कुछ है और अपने सेना के डॉक्यूमेंट में कुछ है, और जब पेंशन का जो नंबर आता है तो परेशान हो जाते हैं, तो उसको हम अब से उसको ठीक करा देते हैं। ये हमारे अभी जैसे स्पर्श है, स्पर्श की योजना है, हम हर संडे को कैंप लगाते हैं और उसके अलावा हम घर घर जाते हैं। जो बहुत 80-90 साल के जो हमारे पूर्व सैनिक हैं हम उनके घर जाते हैं, हमको फ़ोन कर देते हैं कि साहब आपको जब टाइम है हमको फ़ोन कर दिया, हम आपके घर पे आ जाएंगे। हम अपना लैपटॉप लेके और सारी फ्रीक्वेंसी लेकर उनके घर में चले जाते हैं और जितना हो सकता है उनका मदद करते हैं।